अध्याय यूपीएससी में स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, यानी हमारी ऑलमोस्ट हिस्ट्री कंप्लीट होने वाली है। 2 लेक्चर्स और आएंगे, इसके बाद हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप यूके यूके पीसीएस, यूके ट्रिपल एससी 2026 की परीक्षाओं में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप आने वाले जो भी अपडेट्स एंड वीडियोस है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको आने वाली इसके बाद कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम करवाएं, कौन कौन से टॉपिक है जिनको करवाया जाए। हिस्ट्री तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अगर आप कमेंट करते हैं कि ज्योग्राफी करवानी तो हम ज्योग्राफी करवाएंगे। अगर आप कहेंगे कि आर्ट एंड कल्चर सबसे इम्पोर्टेंट है तो आर्ट एंड कल्चर को हम करवाएंगे। साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। अभी हमने रिवर सिस्टम से संबंधित वीडियो भी अपलोड करनी शुरू कर दी है, तो आप देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो उत्तराखंड के वन प्रबंधन एवं वन पंचायत है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो इसे ब्रिटिश जो साम्राज्य है, ब्रिटिश शासन है, उसमें कंप्लीट करवाया जाता है, बट इसे मैं अलग से करवा रहा हूँ क्योंकि एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसे थोड़ा और अच्छे से करेंगे ताकि भूलेंगे नहीं। ठीक है, देखो उत्तराखंड एवं वन। उत्तराखंड की भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान यहाँ के समृद्ध वनों से गहराई से जुड़ी हुई है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का एक बहुत बड़ा हिस्सा फॉरेस्ट कवर्ड है। यहाँ वन मात्र संसाधनों के स्रोत नहीं बल्कि यह राज्य की जीवन रेखा भी है। तो हम जानते हैं कि उत्तराखंड में जो वन है उनका महत्व कितना है। यहाँ के आम लोग पूरे वनों पे ही क्या है आश्रित रहते हैं। जंगल से लकड़ी लाना है, जंगल से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोला जाता है उसे, माइनस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, सारा इन्हीं पे डिपेंडेंट है पूरा जो उत्तराखंड निवासी हैं। ठीक है, तो इसलिए वो एक मात्र संसाधन का काम नहीं करते, जीवन रेखा है। हम जंगलों में देवता पूछते, मसाण पूछते, सब पूछते हैं। ठीक है, तो बस आप जानते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है वन उत्तराखंड में। ठीक है, ऐसी वनों का महत्व, पारिस्थितिकी संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस। हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन, मृदा अपरदन को रोकने में वन्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम इकोलॉजिकली देखा जाए, ठीक है, तो हमें पता है कि पेड़ क्या करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। मिट्टी के कटाव को रोकेंगे तो इस वजह से भूस्खलन आदि नहीं होंगे, आपदाएं नहीं आएंगी। ठीक है, और बहुत ज़्यादा पर्यावरणीय संतुलन को बना के रखेंगे। ठीक है, ऐसे आर्थिक संसाधन, जंगलों से हम जो भी चीज़ें इकट्ठा करते हैं उनकी आर्थिक कीमत होती है, उनकी कुछ ना कुछ वैल्यूज होती है। ठीक है, चाहे चारा है, गायों को चारा देंगे, फिर चारा से क्या होगा, फिर दूध वगैरह हम क्या करते हैं मार्केट में बेचते हैं, उससे बने प्रोडक्ट डेयरी में देते हैं। फिर ईंधन, लकड़ियाँ जलाने के काम आती है। जब कोविड-19 में सिलेंडर की कमी आ गई तब उत्तराखंड और हिमालयन स्टेट ही एकमात्र ऐसे स्टेट थे जहाँ पे क्या कर रहा था, लकड़ियाँ जल के खाना बन रहा था, वरना कई घरों में तो खाना नहीं बना, होटल्स वगैरह से मंगाए। जड़ी बूटियाँ हैं, बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब थे जो क्या हुए थे, उत्तराखंड के जंगलों में पाए जाते हैं। लघु वन उपज प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे इसी को बोलते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, लघु वन उपज। ठीक है, लीसा निकाला जाता है। ठीक है, ऐसी भोजपत्र वगैरह। ठीक है, फिर जंगलों में जाना है, जंगलों से लकड़ियाँ के साथ साथ जो छीला होता है जलाने के लिए वो लाया जाता है। फिर जंगलों में आंवला, ऐसे फल, ठीक है, जो बेचे जाते हैं, जिनसे क्या बनते हैं, ये एक ऑलरेडी क्या है, एक मेडिसिनल हर्ब है। ठीक है, जिसका जूस बहुत काम आता है। फिर हिमालयन जो इकोलॉजी है, हिमालयन पारिस्थितिकी है। उत्तराखंड का हिमालय क्षेत्र संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र यानी बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ठीक है, संवेदनशील है। पहला तो एक तो अर्थक्वेक भी है, दूसरा हिमालयन जो है वहाँ की जो मिट्टी है, ठीक है, हिमालयन जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा क्या है, कमज़ोर है, क्योंकि हम जानते हैं वो कि एक तरीके से क्या है, सेडिमेंट से बनी हुई है, सेडिमेंट्री रॉक है। जब रॉक पड़ते हैं
तो रॉक 3 तरीके के पड़ते हैं, आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक, ठीक है, ऐसी सेडिमेंट्री, ठीक है, ऐसी मेटामॉर्फिक, ठीक है। तो जब रॉक सिस्टम पढ़ेंगे तब हम वहाँ पे देखेंगे। अगर आपके लिए रॉक सिस्टम संबंधित कोई वीडियो लानी है तो प्लीज़ कमेंट। वनों का ह्रास सीधे तौर पर अलकनंदा, भागीरथी, यमुना जैसी प्रमुख नदियों, नदी प्रणालियों के जल प्रवाह को प्रभावित करता है, ठीक है। अब नदी आ रही है, बरसातों में बहुत उफान पे रहती है, तो ऐसी जो नदी क्या करती है, जमीनों के तटों को कटाव करती है, मिट्टी के कटाव करती है, और क्या करती है, उनके फ्लो को भी कर देती है, चेंज कर देती है, उनके जो रूट है उनको भी क्या कर देती है, चेंज कर देती है। उत्तराखंड के वनों का इतिहास, ठीक है, प्राचीन एवं मध्यकालीन। प्राचीन काल जैसे कत्यूरी चंद्र राजवंशों में वनों पर स्थानीय समुदायों का पारंपरिक अधिकार था। लोग वनों को पवित्र उपवन मानते थे, ठीक है, देववन मानते थे, पूजा की जाती थी। आपने जैसे कांतारा देखी होगी, ठीक है। राजाओं द्वारा दुर्लभ जड़ी बूटियों या विशिष्ट लकड़ियों पर ही कर लगाया जाता था, ठीक है। जंगलों में भैरव, ठीक है, काल भैरव तो नहीं बट जंगली भैरव, इनकी पूजा की जाती है, देवन मानकर पूजा करते हैं। राजाओं द्वारा केवल दुर्लभ जड़ी बूटियों या विशिष्ट लकड़ियों पर ही टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। तो उस समय ऐसे नहीं था कि सारे जंगलों पे टैक्स लग रहा था, जंगलों में कोई नहीं जा सकता था, जंगलों के माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी नहीं लिया जाता था। उस समय जो थे सब जंगल जाते थे, बट किन्हीं किन्हीं पेड़ जैसे देवदार हो गया, ठीक है, या कुछ और भी ऐसी जड़ी बूटियां थी, उन्हीं पर क्या लगते थे, कर लगाया जाता था। जनजीवन में वनों के उपयोग पर कोई कड़ा प्रतिबंध नहीं था। गोरखा शासन 1790 से 1815 के दौरान भी वनों के प्रति कोई संगठित नीति नहीं थी, ठीक है। तो वनों पर, क्योंकि सबको पता था वनों पर सबका अधिकार है, वो भी हिमालय से आए थे, हम भी हिमालय के थे, ठीक है। बट जब ब्रिटिशर्स आते तो वो तो हिमालय से नहीं था, उन्हें तो पता नहीं, उनके लिए तो ये अमूल्य चीजें थी, उनको इनकी कीमत पता थी। हमें कीमत नहीं पता थी, बस हम उनका यूज करते थे, इसलिए हम उनकी कीमत ज़्यादा हमें पता नहीं था। बट वो जानते थे कि ये बहुत ज़्यादा क्या है, उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो 1815 में ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद वनों का व्यावसायिक दोहन हुआ, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हुआ। उन्होंने इसका यूज़ करना शुरू किया, जैसे रेलवे के स्लीपरों और सैन्य आवश्यकताओं के लिए साल और देवदार के वनों का क्या किया, अंधाधुंध कटान किया। 1864 भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक, फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, डॉक्टर डिट्रिच बेंटिस से बुलाया गया था पर्सनली, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा। और फिर इसे यहाँ पे क्या किया था, जनरल ऑफ यानी कि फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनाया। तो यह वैज्ञानिक वन प्रबंधन की नींव रखता है। तो ये क्या करता है, वनों का प्रबंधन करता है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहता है। जब देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन होता है, 1865 में प्रथम भारतीय वन अधिनियम बनता है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आता है। 1865 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लागू होता है, ठीक है। फिर 1878 में वन अधिनियम में संशोधन कर वनों को क्या कर दिया जाता है, 1878 में आरक्षित फॉरेस्ट बना दिया जाता है और संरक्षित फॉरेस्ट श्रेणियों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसमें ग्रामीणों के अधिकार भी क्या हुए थे। पहले लोग जंगलों में जाते थे, वहां से लाते थे, उनका ना वो किसी को ठेस पहुंचाते थे, ना वो जंगल की किन्हीं चीजों का दोहन करते थे। बट अंग्रेजों के आने के बाद दोहन बहुत हुआ। फिर दोहन होने के लिए इनको मैनेज करने के लिए ब्रिटिश बेंटिस को बुलाया, ठीक है। जब 1878 में ये फर्स्ट जब आरक्षित और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बनाए, तो उसके बाद जो दोहन कर रहे थे उनका आवाजाह, उनका तो सीमित हुए, उनके अधिकार तो सीमित हुए, बट ग्रामीणों के अधिकार भी क्या हो गए, सीमित हुए, जिनका तो पूरा आधार ही जंगल था। 1893 की बेनाप भूमि घोषणा, ब्रिटिश सरकार ने समस्त बेनाप अनमीजर्ड अनापेक्षित भूमि को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया, जिससे स्थानीय जनता में क्या हुआ, तीव्र असंतोष फैला। इसी असंतोष के परिणाम से आगे चलकर कुमाऊं वन आंदोलन होते हैं, वन पंचायतों का जन्म हुआ, ठीक है। तो क्या कर दिया गया, बेनाप भूमि घोषणा कर दी, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद राज्य गठन के बाद, ठीक है, यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस और पोस्ट स्टेट फॉर्मेशन देखा जाए तो 1947 बात क्या होती है, 1952 में एक वन नीति आती है, 1942 में फॉरेस्ट पॉलिसी, इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी, ठीक है, जिसमें राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी गई। बट 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य गठन के बाद जैव विविधता संरक्षण और वन पंचायत को डिजिटल तकनीकों से जोड़ने पर विशेष बल दिया जा रहा है, ठीक है। उत्तराखंड में वनों का वर्गीकरण, अब हमने फॉरेस्ट को क्या किया, डिवाइड किया, जैसे आरक्षित वन, संरक्षित वन,
सिविल सोयम वन, ठीक है, और पंचायती वन, निजी वन, ठीक है। अब देखो आरक्षित वन। आरक्षित वन जो है वो वन विभाग के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर आता है, ठीक है। इस पर जो अधिकार होता है वो वन विभाग का होता है, ठीक है। ये सरकार का नियंत्रण होता है, इस पे बिना अनुमति इस रिजर्व फॉरेस्ट में प्रवेश नहीं कर सकते, ठीक है। कटान और पशु चारण कड़ाई से प्रतिबंधित है, ठीक है। यानी ना तुम वहाँ पे लकड़ियाँ ला सकते हैं, ना कटान कर सकते हैं, ना वहाँ पे ग्रेजिंग के लिए क्या कर सकते हैं, अपने गाय बकरी भैंस वगैरह को भेज सकते हैं। ऐसी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, ये भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता है, सरकारी नियंत्रण है। यहाँ पे स्थानीय ग्रामीणों को नियम के तहत सीमित अधिकार हैं, थोड़ा बहुत अधिकार है कि भाई तुम लकड़ी लाओ, चारा प्राप्त कर सकते हो, रिजर्व फॉरेस्ट में नहीं कर सकते, ठीक है। फिर ऐसे ही सिविल स्वयं वन, ठीक है, तो इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अधिकार होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो ग्रामीणों के दैनिक उपयोग हेतु उपलब्ध भूमि, ठीक है, मिलती है, ठीक है। प्रबंधन जिला प्रशासन और राजस्व विभाग करता है। तो इसका जो मैनेजमेंट है, यानी जो इसका कंट्रोल है, वो होता है जिला प्रशासन, ठीक है, और राजस्व विभाग के। फिर ऐसे पंचायती वन, ठीक है, जिसका जो कंट्रोल है वो वन पंचायत करता है। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा चुनी गई कमेटी द्वारा प्रतिबंधित। सामुदायिक सहभागिता का अनूठा उदाहरण निजी वन, प्राइवेट फॉरेस्ट। व्यक्तिगत संस्थागत, व्यक्ति विशेष या निजी संस्थाओं के स्वामित्व वाले वन क्षेत्र। अब देखो वन प्रबंधन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट। उत्तराखंड में वन प्रबंधनों को आधुनिक और टिकाऊ बनाने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक सहभागी दृष्टिकोण अपनाए जा रहे हैं। जैसे पहला है सतत वन प्रबंधन, यानी सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। वनों का इस प्रकार उपयोग करना जिससे वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो और भविष्य की पीढ़ियों के लिए वन सुरक्षित भी हो। तो इसी को बोलते हैं, इसी जो कॉन्सेप्ट है इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल, यानी सतत। तो सतत का मतलब होता है अगर हम किसी चीज का यूज आज कर रहे हैं तो उसका अपना यूज तो हो, बट इस तरीके से यूज हो कि कल को आने वाले भविष्य में वहां पे क्या ना हो, वो चीज क्या हो, भविष्य में उनके क्या ना देखना पड़े, अभाव ना देखना पड़े। अगर आज हम 100 पेड़ हैं, अगर हम 100 पेड़ों में से आज हम 10 पेड़ काट रहे हैं तो 90 पेड़ रह जाएंगे। लेकिन आने वाले भविष्य में ये 100 पेड़ होने चाहिए, क्योंकि आज हम 100 पेड़ यूज कर रहे हैं, तो इस 100 पेड़ों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 पेड़ करना पड़ेगा। अगर हम ये 10 पेड़ लगा देते हैं तो ये क्या है, सस्टेनेबल तरीके से हमने पेड़ को काटा। ऐसी वैज्ञानिक वन प्रबंधन, साइंटिफिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो वनों के संवर्धन के लिए कार्य योजना का निर्माण, जिससे वृक्षों की आयु, प्रजाति, पुनरुत्पादन क्षमता का आकलन किया जाता है। ये होता है साइंटिफिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अगर सहभागी वन प्रबंधन देखे जाए तो पार्टिसिपेटिव, जिसमें वन विभाग और स्थानीय समुदाय मिलकर करते हैं, वनों का संरक्षण करते हैं। इसी को बोलते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। ऐसे वनाग्नि प्रबंधन हो रहा है, वनों में बहुत आग लग रही है। उत्तराखंड में तो काफी ज्यादा वनाग्नि की समस्याएं हैं। उत्तराखंड में वनों की सबसे बड़ी समस्या क्या है, ग्रीष्मकालीन में लगने वाली आग। इसके प्रबंधन के लिए फायर वॉचर्स की नियुक्ति की है, ठीक है। फायर वॉचर्स, जैसे नाइट वॉचर्स हुआ करते थे गेम ऑफ थ्रोन्स में, वैसी फायर वॉचर्स हैं। कंट्रोल बर्निंग, ठीक है, और सुदूर संवेदना तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। मृदा एवं जल संरक्षण, सॉइल और वाटर कंजर्वेशन, वनों के भीतर चाल खाल का निर्माण करना जिससे वर्षा का जल संचय हो और भूस्खलन की घटनाओं में कमी आ जाए, ठीक है। उत्तराखंड की वन पंचायत। वन पंचायत क्या, देखो वन पंचायत उत्तराखंड की एक अत्यंत विशिष्ट और ऐतिहासिक सामुदायिक वन प्रबंधन प्रणाली, ठीक है, यानी कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, इसी को बोलते हैं वन पंचायत, ठीक है। इसी प्रणाली को ब्रिटिश काल में जब सरकार 1893 और 1911 से 17 के दौरान वनों को अपने नियंत्रण में लेकर ग्रामीणों के पारंपरिक अधिकार, जैसे वहां से चारा मत लाओ, लकड़ी मत इकट्ठा करो, ठीक है, किसी तुम वहां पे से जो भी तुम्हारे ईंधन वगैरह है इन चीजों को मत लो। तो कुमाऊं और गढ़वाल के क्षेत्रों में क्या हुए, आंदोलन हुए। तो जनता के तीव्र विरोध को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1921 में कहा कि कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवियंस कमेटी बनाई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 19 को कब कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवियंस कमेटी कब बनती है, 1921 में। तो जिसके अध्यक्ष कौन रहते हैं, पी विंडम रहते हैं, पी विंडम रहते हैं, ठीक है। इस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 1931 में क्या बनी, वन पंचायत नियमावली बनी। तो वन पंचायत नियमावली कब बनी, 1931 में, 10 साल बाद, ठीक है। तो यहाँ पे से प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी है।
संरचना, सदस्य एवं चुनाव। सदस्य संख्या, एक वन पंचायत में सामान्यतः 5 से 9 सदस्य होते हैं जो स्थानीय ग्रामीणों द्वारा चुने जाते हैं। महिलाओं की सहभागिता होती है। उत्तराखंड में वन पंचायत नियमावली के संशोधन के तहत वन पंचायत सीमित समितियों में 50% महिला आरक्षण अनिवार्य किया गया है। सरपंच, चुने गए सदस्य आपस में से एक सरपंच का चुनाव करते हैं जो वन पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख होता है। ग्राम सभा की भूमिका, तो वन पंचायतों के लिए क्या होता है, सरपंच बनता है। सरपंच का काम क्या होता है, वन पंचायत का अध्यक्ष, वन पंचायत का हेड, ठीक है, प्रशासनिक प्रमुख होता है, ठीक है। अब देखो, ग्राम सभा वन पंचायत के कार्यों की निगरानी करती है और वार्षिक बैठकों में सुझाव देती है। वन पंचायत के अधिकार, कर्तव्य और वित्तीय स्रोत। अधिकार, कर्तव्य और आय के स्रोत। अधिकार के अवैध कटान करने वालों पर जुर्माना लगाना, वन उपज, सूखा, ईंधन, घास के वितरण के नियम तय करना और अत्याचारियों को दंडित करना। कर्तव्य, नए पौधे का रोपण करवाना, वनाग्नि से जंगलों की रक्षा करना, जल स्रोत का संरक्षण करना। आय के स्रोत क्या है, वन उत्पादों की बिक्री से प्राप्त जो रॉयल्टी प्राप्त थी, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर क्या लगाना, फाइन लगाना, ठीक है। और राज्य सरकार तथा जिला योजना से प्राप्त होने वाले जो भी ग्रांट मिलते हैं वहां से क्या आते हैं, आय के स्रोत होते हैं, ठीक है। वन पंचायतों का प्रशासनिक ढांचा, वन पंचायतों से सुचारू संचालन के प्रशासनिक ढांचा त्रिस्तरीय समन्वय पर कार्य करता है जिसमें राजस्व विभाग, वन विभाग और स्थानीय स्वायत्त शासन शामिल है। जैसे राज्य सरकार, तो सबसे हेड पे राज्य सरकार होता है, राज्य सरकार के अंडर डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग, ठीक है। जैसे राजस्व विभाग हो गया, वन विभाग हो गया, इन दोनों के बीच क्या होगा, कॉपरेशन होगा, ठीक है। ऐसे फिर उसके अंदर जिला मजिस्ट्रेट, अब जिला मजिस्ट्रेट के नीचे एसडीएम, फिर एसडीएम के नीचे वन पंचायत, ठीक है, और फिर ग्राम सभा, तो ग्राम सभा से ऊपर वन पंचायत समिति, ठीक है। तो वन पंचायत की उपलब्धियां एवं 8 प्रमुख समस्याएं, ठीक है। पहले तो उपलब्धियां क्या है, सफल सामुदायिक भागीदारी, महिला सशक्तिकरण, जल सरपंच है, क्योंकि ग्रामीण महिलाओं ने पर्यावरणीय प्रहरी के रूप में आगे आकर वनों के आग अवैध कटान से बचाया है। यह विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी जीवित सामुदायिक वन प्रबंधन प्रणालियों में से एक है। जल संचयन, पारंपरिक पद्धतियों में चाल खाल के माध्यम से सूखते हुए प्राकृतिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया है। अब देखो प्रमुख समस्याएं क्या है, सीमित वित्त है, वनाग्नि है, प्रशासनिक चुनौतियां हैं, ठीक है। अब वनाग्नि आपको पता है कि पिरूल, चीड़ के वनों से पिरूल गिरता है, पिरूल पे आग लग जाती है और पूरी जैव विविधता नष्ट हो जाती है। प्रशासनिक चुनौतियां क्या, राजस्व विभाग और वन विभाग के बीच क्या होता है, डुअल कंट्रोल वाली समस्या आ जाती है। तो एक इधर से कंट्रोल करता है, एक इधर से कंट्रोल करता है, फिर इस वजह से क्या नहीं होता है, बैलेंस नहीं हो पाता है। फिर वही वाला हो जाता है कि भाई एक इधर जा रहा, इधर ये नीचे कर रहा, बैलेंस नहीं, ये ऊपर चले जा रहा है, ठीक है। तो मानव वन्य जीव संरक्षण, मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब जंगल कटान हो रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, जंगल खत्म पे खत्म हो रहे हैं, तो जो जानवर हैं वो क्या आ रहे हैं, शहरों की तरफ आ रहे हैं, वही कूड़ा फेंक रहे हैं, प्लास्टिक फेंक रहे हैं, तो वो उनको खा रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि मैन और एनिमल क्या क्या हो रहा है, आमना सामना हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहा है। जैसे गुलदार जंगली सूअरों के बढ़ते हमले के कारण ग्रामीणों में भय का माहौल रहता है जिससे वनों के प्रति सहभागिता कमजोर हो जाती है। समाधान क्या है, देखो सॉल्यूशंस क्या है। वन पंचायत को सशक्त बनाने के लिए जीआईएस और रिमोट सेंसिंग आधारित क्या होनी चाहिए, मॉनिटरिंग प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए। पेरोल से बायोमास ऊर्जा, हस्तशिल्प बनाकर हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए, ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है, ग्रीन इकोनॉमी यूज कर सकते हैं। फिर इको टूरिज्म के माध्यम से स्थानीय युवाओं को जोड़कर पलायन को रोका जा सकता है। प्रमुख वन और पर्यावरण कानून, भारतीय वन अधिनियम 1927 में क्या आता है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनता है। वनों वनों का कानूनी वर्गीकरण और वन अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करता है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में गैर वानिकी कार्यों के लिए वन भूमि के हस्तांतरण पर कड़ा प्रतिबंध लगाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आता है, ठीक है। इसका भी एक रीजन है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में क्यों आता है, ठीक है। उससे पहले 1972 में भी क्या होता था, एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। तो इस वजह से उस समय इंदिरा गांधी गई थी, तो जब वो आती है तो यही सबसे पहले एक्ट को क्या करती है, लागू करवाती है, ठीक है। फिर राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों की स्थापना तथा अवैध शिकार पर पूर्ण रोक, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आता है। इको सेंसिटिव जोन्स बनते हैं, ठीक है, और पर्यावरण सुधार को प्रायोरिटी दी जाती है। ऐसे कैंपा आता है,
कैंपा फंड भी होता है, ऐसे कैंपा एक्ट आता है उसी के अंडर फंड होता है। ठीक है, 2016 में आता है। तो वनीकरण क्षतिपूर्ति कोष प्रबंधन, जिससे उत्तराखंड को भारी मात्रा में बजट प्राप्त होता है। ठीक है, पेड़ काटे तो भाई इसके बदले फंड दो या पैसा दो या फिर कहीं पे फॉरेस्ट बना के दो। ठीक है, उत्तराखंड वन पंचायत नियमावली 2002-2006 में आती है। ठीक है, तो फॉरेस्ट रूल कब आते हैं? 50% महिलाओं को आरक्षण और वन पंचायतों को अधिक प्रशासनिक अधिकार प्रदान होते हैं। ठीक है, अब उत्तराखंड में प्रमुख वनों के प्रकार के हैं, देखो पहला तो है, ठीक है, उप उष्ण कटिबंधीय वन यानी सब ट्रॉपिकल। क्या? सब ट्रॉपिकल। देखो 1200 मीटर तक के जो भी फॉरेस्ट हैं, ठीक है, ये उत्तराखंड है तो जो भी एल्टीट्यूड 1200 मीटर तक के फॉरेस्ट होंगे, वहाँ पे क्या होते हैं, साल होते हैं, खैर होता है, शीशम होते हैं, तो वो उप उप उष्ण कटिबंधीय वनों में आते हैं। जैसे तराई भाबर के क्षेत्र में ये पाए जाते हैं, व्यावसायिक रूप से अत्यंत मूल्यवान होते हैं। ठीक है, तो साल वगैरह के पेड़ शिवालिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, शिवालिक के नीचे वाले क्षेत्र तराई भाबर। ठीक है, अब ऐसी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, ठीक है, यानी सब ट्रॉपिकल, ठीक है, तो 1500 मीटर तक पाए जाते हैं, जैसे सागौन, बांस। ठीक है, बांस, ढाक, तो शिवालिक श्रेणियों की निचली ढलानों में पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसी कोणधार पाइन वन, ठीक है, कोनिफेरस फॉरेस्ट, मीटर के बीच कहते हैं चीड़ के पेड़ पाए जाते हैं, इनसे लीसन निकाला जाता है, वन अग्नि के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं। फिर उद्भिद पर्वतीय शीतोष्ण वन 1800 से 3000 मीटर पाए जाते हैं, जैसे बांज के पेड़ हो गए, देवदार, बुरांस। ठीक है, अब बांज को उत्तराखंड का हरा सोना भी कहते हैं, यह जल संचयन का मुख्य स्रोत है। ठीक है, ऐसी एल्पाइन मेडोज, ठीक है, 3000 मीटर तक अधिक जो भी होंगे वहां पे ये पेड़ पाए जाते हैं, जैसे भोजपत्र, थूमर, मखमली घास। ठीक है, उच्च हिमालय घास के मैदान में बुग्याल, प्यार, पयार। ठीक है, इन्हीं श्रेणियों में क्या कहते हैं, एल्पाइन वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो देखो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, 1936 में बनता है। ठीक है, उस समय ये हैली करके नाम था इसका। पौड़ी और नैनीताल में स्थित है, रामगंगा नदी के किनारे। ठीक है, रामगंगा नदी बहती है। ठीक है, 520.82 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैल रखा है। पहला राष्ट्रीय उद्यान है भारत का, और 1973 में पहला प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, 1973 टाइगर रिजर्व बनता है, फिर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी यहीं से होती है। फिर गोविंद नेशनल पार्क, ठीक है, 1980 में बनता है उत्तरकाशी में। ठीक है, 472 स्क्वायर किलोमीटर में है, स्नो लेपर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गोविंद नेशनल पार्क। ऐसे ही नंदा देवी नेशनल पार्क 1982 में बनता है चमोली में, 624 स्क्वायर किलोमीटर है। 1988 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक है, साइट बना दिया गया। ठीक है, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी 1982 चमोली में। ठीक है, राज्य का सबसे छोटा क्या है, राज्य उद्यान है, और 2005 में भी इसे क्या किया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया। सबसे छोटा क्या है, नेशनल पार्क है। फिर राजा जी, राजा जी 1983 में बनता है, और देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी 3 जिलों में फैला हुआ 820.42 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, एशियन एलिफेंट यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, और टाइगर यहाँ पे, ठीक है, 2015 में इसे टाइगर रिजर्व भी बनाया गया। ठीक है, फिर सबसे जो बड़ा नेशनल पार्क है उत्तराखंड का, वो गंगोत्री नेशनल पार्क है, 1989 में बना। ठीक है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, 2390 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, अब देखो ये तो थे नेशनल पार्क, लेकिन वन पंचायत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य क्या है, अगर देखा जाए तो कार्बन क्रेडिट जैसी एक, कार्बन क्रेडिट, ठीक है, ये कार्बन क्रेडिट क्या होता है, एक मैकेनिज्म है। क्या है, मैकेनिज्म है। ठीक है, अब क्या होता है, उत्तराखंड सरकार अब वन पंचायतों द्वारा संरक्षित वनों के आधार पर वैश्विक बाजार से कार्बन क्रेडिट अर्जित करके रूपरेखा तैयार कर रही है, जिससे ग्रामीणों की आय बढ़ेगी। होता क्या है कि मान लो यहाँ पे कोई आ, हर किसी को कार्बन एमिशन करने का अलाउड है कि इतना कार्बन का एमिशन तुम करोगे। बट कोई क्या करता है, किसी को और डेवलपमेंट करना है, वो क्या करता है, अपने जितने टारगेट दिए गए हैं उससे ज़्यादा वो कार्बन एमिट करता है, क्योंकि डेवलपमेंट करोगे तो कार्बन जरूर क्या होंगे, एमिट होंगे। ठीक है, जो कार्बन है उनका उत्सर्जन होगा ही होगा। तो वो क्या करता है कि पहले किसी वहां जाता है, वहां पे पेड़ पूड़ लगाता है, वहां से कार्बन क्रेडिट अर्न कर लेता है। ठीक है, या फिर मान लो यहाँ पे क्या किए,
इसने अपने जितना उसका कैप था, मान लो 100 था, 100 में से इसने क्या किया, 70 ही कार्बन एमिट किए। इसके पास जो 30 बच गया, ये इसका क्या है, कार्बन बच गया है। तो ये क्या करेगा, अपने 30 जो कार्बन है इसे क्या कर देगा, बेच देगा। ठीक है, क्या कर देगा, 30 कार्बन बेच देगा। किसके बाद बचा है, और इसके बदले ये क्या करेगा, इस 30 कार्बन क्रेडिट के बदले क्या करेगा, और डेवलपमेंट कर सकता है। तो ये कार्बन क्रेडिट का क्या होता है, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है। ठीक है, कार्बन कौन कितना करता है। ठीक है, कार्बन क्रेडिट आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कार्बन ट्रेडिंग में बोलते हैं इसे। ठीक है, अगर इसे डीप से समझाना होगा और अच्छे से समझाना है कार्बन क्रेडिट वगैरह, ठीक है, तो इसे और डीपली समझाया जा सकता है। अगर आप बन जाएंगे तो मैं इस पर एक और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे अगर मैं और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा तो टाइम लग सकता है। ठीक है, ऐसी लाइफ मिशन आया है प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी मिशन के तहत वन पंचायतों को पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के प्रचार प्रसार नोडल केंद्र बनाया जा रहा है। ऐसी डिजिटल वन प्रबंधन, ठीक है, डिजिटल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वनाग्नि की तुरंत सूचना के लिए वन विभाग द्वारा सैटेलाइट मैपिंग और मोबाइल ऐप्स जैसे एफएसआई फायर अलर्ट की वन पंचायतों के सरपंचों के फोन से जोड़ा जा रहा है। अब देखो कुछ 150 हाई यील्ड एमसीक्यूज हैं। ठीक है, जैसे वन पंचायतों की स्थापना सर्वप्रथम 1931 में होती है। कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवियंस कमेटी 1921 में बनती है, 13 अप्रैल। ठीक है, वन पंचायत 10 साल बाद बनते हैं। कुमाऊं कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवियंस कमेटी के अध्यक्ष पी विंडम थे। ठीक है, उत्तराखंड किस वृक्ष को उत्तराखंड का हरा सोना कहा जाता है, तो बांज को कहा जाता है। चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ, 1974 में रैनी गांव में चिपको आंदोलन हुआ। चिपको आंदोलन की प्रेरणा गौरा देवी। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1930 से। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम फैली नेशनल पार्क। उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, गंगोत्री नेशनल पार्क 2390 स्क्वायर किलोमीटर। उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, फूलों की घाटी 87.5। ठीक है, मैती आंदोलन के जनक कौन है, कल्याण सिंह रावत 1995। वन्य जीव संरक्षण के आसन कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में स्थित है, देहरादून में। उत्तराखंड राज्य के राजकीय वृक्ष क्या है, बुरांश। पुरांस वृक्ष को किस वर्ष कानूनी रूप से संरक्षित घोषित किया गया, 1974। वन पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है, 50%। ट्री मैन ऑफ उत्तराखंड के नाम से किसे जाना जाता है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी। उत्तराखंड में लीसा किस वर्ष प्राप्त किया जाता है, चीड़ से। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखा गया है, श्री राजगोपालाचारी। फूलों की घाटी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची कब शामिल किया गया, 14 जुलाई 2005 को। उत्तराखंड में वन्य जीव प्रतिपालक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, देहरादून। प्रमुख वन आंदोलन जैसे रवाई आंदोलन में 1930 को तिलाड़ी कांड भी कहा जाता है, जो वन अधिकारों के लिए था। दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना सच्चिदानंद भारती ने की थी। पानी राखो आंदोलन फ्रैंकहाल पौड़ी से शुरू हुआ। छपटो छीनो आंदोलन 1998 में लत्ता गांव चमोली में नंदा देवी पार्क के अधिकारों हेतु शुरू हुआ। वन्य सांख्यिकी तथ्य, भारत वन क्षेत्र बोर्ड आईएसफा 2021 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्र पौड़ी गढ़वाल जिले में है। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वनाच्छादित जिला नैनीताल है। सबसे कम वन क्षेत्रफल और प्रतिशत वाला जिला उधम सिंह नगर है। राज्य में कुल दर्ज वन यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया 38,000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक है। ठीक है, ये डेटा है। ठीक है, नॉट अभी 2023 का डेटा है, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, बट ये 2021 का डेटा है इसमें। ठीक है, वन विकास निगम की स्थापना 1 अप्रैल 2001 को हुई थी। वन पंचायतों के नियम में प्रमुख संशोधन 2001, 2005, 2012 में की गई। वर्तमान में उत्तराखंड में 11,200 से अधिक वन पंचायत कार्यरत हैं। वन पंचायतों का चुनाव 5 वर्ष की अवधि के लिए कराया जाता है। वन पंचायत का ऑडिट राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऐसी अभ्यारण्य एवं जड़ी बूटी तथ्य, केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य 1972 कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, मेहर ब्लॉक कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र बागेश्वर में है। चमोली के कांचूला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र 1982 में स्थापित हुआ। भेषज सहकारी संघों की स्थापना जड़ी बूटी विपणन हेतु की गई है। अगर कुछ पीवाईक्यूज देखा जाए तो देखो, उत्तराखंड में वन पंचायत प्रश्न है, उत्तराखंड में वनों के सामुदायिक प्रबंधन में वन पंचायतों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो ये यूकेपीसीएस के मेन आंसर। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि भाई उत्तराखंड में जो वन पंचायत सामुदायिक वन प्रबंधन का एक ऐतिहासिक और वैधानिक मॉडल है, जिसकी स्थापना 1901 में हुई। यह प्राणी लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो भूमिका और महत्व क्या है, पहले स्थानीय संरक्षण करता है, दूसरा संसाधन प्रबंधन करता है, तीसरा सशक्तिकरण है।
तो इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ठीक है। उल्टा पिरामिड शैली में आप इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं और ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो अगर आंसर राइटिंग करनी है तो इसके लिए कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर राइटिंग करवाऊंगा। आई हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। अब देखो एमसीक्यू, देखो कुमाऊं फॉरेस्ट रिव्यूअर्स कमेटी 1931, ठीक है, 13 अप्रैल 1921। अगर वन पंचायतों के अंदर सार्वजनिक वन क्षेत्र आता है तो कहाँ आता है, तो बताना है आपको, ठीक है। ये मेन से क्वेश्चन है, आप इन्हें अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। एक बार कोशिश कीजिए, अगर आप नहीं भी दे रहे हो मेंस की ट्रिपल एससी की तैयारी वगैरह, एक बार लिख के दीजिए। अगर आपके पास थोड़ा बहुत लिखना आ रहा है दैट्स बेटर, अपने मन से लिख के देखिए और फिर देखिए अपना कैसा है, ठीक है। अगर आप चेक करवाना चाहते हैं अपने आंसर को तो आप फ्री में चेक करवा सकते हैं, आपको बस कमेंट करना है, मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा और फिर आप मुझे मेरे ईमेल पे सेंड कर सकते हैं। तिलाड़ी कांड 3 मई 1930 को चक्रधर ज्वाला के आदेश पर निर्दोष ग्रामीणों पर गोली चलाई गई, ठीक है। चिपको आंदोलन 1974 रैनी गांव से शुरू हुआ, गौरी देवी और सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। नारा धार एंच पानी, ठीक है, ढाल पर डाला, बिजली बढ़ाओ खाला खाला, और चंडी प्रसाद भट्ट ने इसका नेतृत्व किया, ठीक है। हरा सोना ओक कागज को पर्यावरण रक्षक माना जाता है, पत्तियां सड़कर बेहतरीन ह्यूमस बनती है। ह्यूमस क्या होती है, जब हम सॉइल पढ़ते हैं तो सॉइल में जो ऊपर से छोटे छोटे सबसे जो ऊपर की लेयर होती है वो ह्यूमस से होती है, ठीक है। तो ऐसी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करो, और ऐसे अगर वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट की, उसके बाद में कौन सा लेक्चर स्टार्ट करूँ, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, कुछ अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उस पर वीडियोस बना पाऊंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक है, और कमेंट कीजिए मैं इसके बाद ज्योग्राफी लाऊं या फिर आर्ट एंड कल्चर या फिर इकोनॉमी से संबंधित, बाकी जीएस तो मैं डाल रहा हूँ, अगर जीएस से और बेटर लेक्चर चाहिए पॉलिटी वगैरह तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।